हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच। तो अपने चेयर पे जमकर बैठ जाइए और हम लोग पहले चैप्टर को शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वन शॉट वीडियो है, आप देख भी रहे हैं बैकग्राउंड में और इसके थंबनेल को देखा होगा आपने। ये वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सिर्फ उन पॉइंट्स पे या उन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं या आ सकते हैं या जिनसे सबसे ज्यादा सवाल बनता है। पूरी चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगी, जैसा कि आपको पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। तो अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट करूंगा और पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एग्जैक्टली ये चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा है, क्योंकि पहला चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत ज्यादा चीजें काम की नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन इससे आते हैं। आप किसी भी अगर ईयर को एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्मली आते हैं, कंफर्मली आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 8 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक का इसमें पूरा आपको मार्क्स में अवेलेबल है आपके। मैं शुरू करता हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहला टॉपिक है और इसमें सबसे पहला चैप्टर है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, यानी सबसे पहला क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट से रिलेटेड भी बनता है। तो इसमें सबसे पहली चीजें हमको पता होनी चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। 7 फंडामेंटल हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये उसकी यूनिट्स है: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटी हमने डिराइव्ड कहते हैं, आप जरूर जानते होंगे। उसके बाद 2 ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें हमने सप्लीमेंट्री के तौर पे ऐड किया हुआ है, यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जो क्वांटिटी एज एन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐड की गई। इनकी यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन है। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, राइट। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो बच गई वो सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में भी आपसे बात किया जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स आते जाएंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से हमारा परिचय होता जाएगा, वैसे वैसे हम यूनिट्स को जानते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी जो हमें जाननी थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला को जानना जरूरी है। देखिए, किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला जानने के लिए आपको उसका मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको रटना है, जानना है। आपने तमाम पूरा फिजिक्स पढ़ रखा है, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में मौजूद थी, सभी का मेन फॉर्मूला याद होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। और कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, राइट। कुछ क्वांटिटीज ऐसी, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, उनको ले लिया गया है। जैसे स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस, ग्रेडियंट, रिलेटिव परमेबिलिटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये सब डायमेंशन लेस होती है। मास और इनर्शिया का डायमेंशन m होता है। मोमेंटम या इंपल्स, मोमेंटम का डायमेंशन होता है mlt-1 और इंपल्स का भी mlt-1। थर्स्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, एनर्जी, ग्रेडियंट, ये सबका डायमेंशन सेम होता है और ये डायमेंशन होता है ml/t-2। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, इन सब का फॉर्मूला आपको मेनली पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का सेम होता है ml/t-1। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का सेम होता है। सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का mt-2 होता है। किसी का भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला जानना है तो आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लेटेंट हीट का फॉर्मूला जानना है। लेटेंट हीट का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? तो लेटेंट हीट के लिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। अपने को L का जानना है, L इज द लेटेंट हीट। तो L बराबर क्या हो जाता है? Q बाई M हो जाता है। Q हीट एनर्जी होती है, इसका डायमेंशन होता है ml/t-2 बाई में M से M कैंसिल, ये L/t-2। देखिए, ये एक रिवीजन क्लास है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सारा कुछ डिटेल में आपको एक एक डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकाला जाता है और कुछ का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे चर्चा कर रहा हूँ
सो दैट आपको भी याद रहे। उसके बाद यहाँ पर देखिए r बाई एल है, 1 बाई आर सी, 1 बाई अंडर रूट एल सी, ये वी आई है, आई स्क्वायर आर है, वी स्क्वायर बाई आर है, पावर है, इनका डायमेंशन सेम होता है। पावर का डायमेंशन निकालना है, मान लीजिए किसी को तो पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है, तो वर्क का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू बाई में टी होता है, तो यहां से बन जाता है एम एल टू टी माइनस थ्री, राइट। तो ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूला है जो हमारे पास सेम है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम स्पेशल टर्म्स, कुछ खास ऐसे टर्म्स है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला हम बात करते हैं, जिसमें 1 बाई अंडर रूट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या ई बाई बी भी होता है, इसका एल टी माइनस वन, इसे आपने जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। क्यू वी सी वी स्क्वायर इनका डायमेंशन फॉर्मूला है, सी आर अंडर बाई एल बाई अंडर रूट सी का डायमेंशन फॉर्मूला टी होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, और ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके लिए, ठीक बात है, क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। देखिए आखिर हम डायमेंशन फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन है, उसके कई एप्लीकेशन है, लेकिन कई एप्लीकेशन में मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात करता हूं, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना, ठीक बात है। अगर हम दुनिया में कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, तो एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर होना चाहिए, एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर होना चाहिए। और एक बात और याद रखनी है, वही क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, ये मैं तभी जोड़ सकता हूं और तभी घटा सकता हूं जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाला ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड तो आप किसी का भी कर सकते हो। और अगर कोई इक्वेशन सही है तो एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर होता है, राइट। तो सिंपल ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है। लेकिन एक बात और मैं यहां बता दे रहा हूं, अगर कोई डायमेंशनली सही होगा तो जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला सही ही हो जाए। कैसे? जैसे अगर मैं टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला लिखता हूं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये इसका डायमेंशन भी टी के बराबर है और इधर भी टी के बराबर। अगर मैं 2 पाई गायब कर दूं तो भी ये फॉर्मूला सही है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला गलत है भाई और बहनों, ठीक बात है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे टॉपिक पे आते हैं, और तीसरे टॉपिक में हम एरर्स की बात करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। एरर की बात करने वाले हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करने वाले हैं। एरर का मतलब जानते ही हैं आप, अगर कोई मेजरमेंट करेंगे हम तो जाहिर सी बात है कि उसमें एरर आएगा। एरर आने की वजह के आधार पे दो तरह का एरर आपको मिलेगा, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से, प्रोसीजर या किसी पर्सनल एरर की वजह से आता है। रैंडम एरर की बात करते हैं तो ये रैंडम होता है, इसका कोई रीजन नहीं होता है, अननोन रीजन से हो जाता है। आप इसको ह्यूमन एरर की तरह भी मान सकते हैं। एरर को अवॉइड करने के लिए, एरर को कम करने के लिए, एरर से बचने के लिए हम कई बार रीडिंग लेते हैं, और कई बार रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले कई बार रीडिंग लेकर के हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सबका एवरेज कर देते हैं। जब हमको एक ट्रू वैल्यू मिल जाती है तो हम उससे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या चीज होती है? जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू को घटाते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ सकता है, और फिर उसके बाद हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हुए हैं उनका मीन करते हैं, यानी एवरेज करते हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आता है। उसके बाद रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, जो मीन जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला था वाई में जो वैल्यू है उसका रेशियो निकाल दोगे तो रिलेटिव एरर आएगा। परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर को कैसे जानेंगे। परसेंटेज एरर तो परसेंट लगा होगा, जान जाओगे। फ्रैक्शनल एरर में कोई यूनिट नहीं होगी और एब्सोल्यूट एरर में यूनिट होगी। एब्सोल्यूट एरर में यूनिट होगी, फ्रैक्शनल एरर में कोई यूनिट नहीं होगी और परसेंटेज एरर में भी कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपल परसेंटेज लिखा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके से हम एरर को पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट है, फ्रैक्शनल है और परसेंटेज एरर। अब हमको जानना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। जैसे हमने मान लीजिए कि 2 क्वांटिटी लिया, उनको जोड़ा, घटाया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे लिए एरर किस तरीके से आता है। एरर के लिए समझिएगा, सिंपल सी बात है, अगर आप 2 चीजों को जोड़ रहे हैं या 2 चीजों को घटा रहे हैं तो उनका एब्सोल्यूट एरर सीधे जुड़ जाता है। फाइनल एरर निकालने का तरीका है, उनके एब्सोल्यूट एरर को आप सीधे एब्सोल्यूट एरर को सीधे जोड़ दीजिए। ठीक बात है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब 2 चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो तो इन दैट केस आपको ये एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में नहीं आता है फिर एरर फॉर्मूला, ये आता है फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और यहां पर अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक बात है। तो हर जगह परसेंटेज एरर हम निकाल देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जहां तक बात हुई उसमें हमारे पास फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक अपना नियम है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अपना एक नियम। ठीक बात है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, कोई भी फॉर्मूला निकालना है तो हमारे लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ये फॉर्मूला। हाँ, अगर कहीं पावर वगैरह की बात हो गई, जैसे y बराबर a की पावर m हो गया, तो क्या करोगे, तो डेल्टा y बाई वाई जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पावर के बजाय कहीं पर मतलब y बराबर a की पावर m हो और इनटू b की पावर n हो, इन दैट केस क्या हो, डेल्टा y बाई वाई हो जाएगा और m इंटू डेल्टा a बाई a हो जाएगा और प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b हो जाएगा। ठीक बात है। तो यहां पर फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में आता है एरर फॉर्मूला, अगर पावर लगा होता है तो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर का। देखिए बहुत क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर का, बहुत आसान टॉपिक है और आप यूजुअली देखेंगे कि रिपीट कर रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला। सिग्निफिकेंट, इसमें 2 ही चीजें हैं। पहली बात तो सिग्निफिकेंट फिगर के को कैसे फाइंड करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा जब जोड़ते घटाते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ऑपरेट किया जाता है, या मल्टीप्लाई डिवाइड में भी। जैसे हम लोगों ने पहले देखो एरर जाना था कि एरर कैसे हम जानते हैं, किस तरह से जानते हैं, और एरर का ऑपरेशन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। ठीक उसी तरीके से अब हमको जानना है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे जानते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन कैसे करते हैं। रूल्स याद रखिए, जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 1984 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लीजिए 2 नॉन जीरो के बीच में 0 है तो वो सिग्निफिकेंट है, 2 नॉन जीरो के बीच में 0 है वो सिग्निफिकेंट है। वो 0 जो लेफ्ट साइड में है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में हो, यानी पहला नॉन जीरो आया उसके लेफ्ट में, पहला संख्या में पहला नॉन जीरो है उसके लेफ्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, चाहे वो संख्या सीधी सीधी हो या वो संख्या में दशमलव डेसिमल है। हम ये लेफ्ट वाला नहीं लेंगे, हाँ बीच वाला लेते हैं, लेफ्ट वाला नहीं लेते हैं। ट्रेलिंग जीरो की अगर बात करेंगे तो लास्ट नॉन जीरो के राइट में जो 0 है, लास्ट नॉन जीरो के राइट में जो 0 है, क्या वो सिग्निफिकेंट होगा? अगर उसमें डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट है। जैसे इसमें देखिए डेसिमल लगा है तो इसके लेफ्ट वाला 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन राइट वाला 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। ये कब लागू हो रहा है राइट वाले 0 को सिग्निफिकेंट होना? जब डेसिमल लगाओ। और अगर डेसिमल नहीं होगा तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिर्फ वो चुपचाप एक संख्या लिखी है तब तो राइट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा।
जैसे यहाँ लेफ्ट वाला 0 नहीं है और राइट वाला भी नहीं है, तो बचे कितने, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर यही संख्या में कहीं पर केजी लग जाए, कुछ मेजरमेंट हो जाए, जैसे 100 केजी लिखा हुआ, और कोई आपसे पूछे कितने सिग्निफिकेंट है, तो जवाब है 3, राइट। जबकि इसके राइट वाले 0 को हमें सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करना चाहिए एज पर रूल, बट केजी या मेजरमेंट के केस में हम कंसीडर करते हैं। अगर किसी संख्या को 10 की घात 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे 1.23 इंटू 10 की पावर 1 लिखा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। इसको देखो और सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। जैसे लिखा हुआ है 5.46 इंटू 10 की पावर -19, तो आप इसको देखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 10 की घात में क्या लगा हुआ है, 10 की पावर में क्या लगा हुआ है, इससे हमें मतलब 0 मतलब नहीं है। तो पहला जो लेफ्ट वाला 0 है उसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बीच वाला 2 के बीच में होता है, और राइट वाले में होता भी और नहीं भी होता। जिसमें डेसिमल है उसमें होगा, और जिसमें डेसिमल नहीं है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो मेजरमेंट है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और जहां 10 की घात है 10 की पावर है, वहां पर सिग्निफिकेंट की कोई बात आप नहीं करेंगे, उसको छोड़ करके बाकी संख्या को देख के सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेशन। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर को ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान बहुत सवाल पूछा जाता है। एक बात आप याद रखिए, अगर कोई होल नंबर है, कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या है, तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताइए पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो आप कहोगे पाई में इनफाइनाइट होते हैं, ठीक बात है। अब जब हम कोई चीज में ऐड करते हैं, कोई दो नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 12.587 में से 12.5 घटाया गया। अब अगर 12.587 को देखोगे तो 2 और 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और इस वाले में 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 इसमें 3, कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि पहले इसको घटाया तो ये हमारा निकल गया है 0.087। अब हमको ये देखना है कि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद 3 और डेसिमल के बाद 1, ठीक। तो अब हमको देखना यह है कि जो कम नंबर है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 1 है, डेसिमल के बाद देखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में हमको डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद देखना है। तो डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 1 है, तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए। क्यों, इसमें 3 इसमें 1, तो मिनिमम नंबर लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, मिनिमम संख्या लेनी पड़ती है जो मिनिमम नंबर है। तो 0.087 है, इसको दशमलव के बाद 1 अंक तक लेना है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए 7 है तो 8 का 9 हो जाएगा, और 9 है तो 0 का 1 हो जाएगा। ये देखो आंसर बना। लेकिन जब कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है तो हमारे प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल यहां आपसे बन सकता है कि अगर डेसिमल ना हो और उस समय मैं घटा रहा हूं तो क्या करूंगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 50 में से 2.5 घटाइए, तो आप तो ले आओगे इसमें से 47.5। अब आप कहोगे एक बात बताइए, इसमें कैसे हम तय करेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हो डेसिमल के बाद 1 है, यहां डेसिमल ही नहीं है, तो डेसिमल के बाद कितना है, 0। अरे जब डेसिमल ही नहीं है तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 0 डिजिट है। तो यहां भी डेसिमल के बाद 0 डिजिट होनी चाहिए, यानी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। राउंड ऑफ कर दो, 5 है 7 है, राइट। तो अगर 7 है तो 1 बढ़ जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। इवन होता तो नहीं चेंज होता, 5 पे राउंड ऑफ करना आप जानते होंगे। अगर 5 से कम होता है तो कोई चेंज नहीं, 5 से ज्यादा है तो श्योर चेंज। 5 है तो देखना पड़ेगा इवन है कि ऑड है, ठीक। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान ये रखना होता है कि आप जिन 2 को या 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें देखो कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है।
डेसिमल के बाद हमको नहीं डिजिट देखना है, हमको टोटल नंबर देखना है। तो यहां हमने देखा टोटल नंबर 2 है और यहां देखा टोटल नंबर 3 है, क्योंकि लेफ्ट वाले 0 को तो नहीं कंसीडर करते हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ 3 टोटल। तो हमारे रिजल्ट में कितना होना चाहिए, 2 या 3? जवाब है 2 मिनिमम। टोटल ओवरऑल नंबर में देखो तो यहाँ पर 2 होना चाहिए और यहाँ पर तो दिख रहा है आपको 3। तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। 5 है तो 2 है, 2 तो इवन है, 2 का कुछ नहीं बदलेगा, तो ये आएगा। जब 5 होता है तो उसके पहले वाले डिजिट को जब राउंड ऑफ किया जाता है तो आपको देखना पड़ता है इवन है कि ऑड है। इवन है तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सी है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। जैसे इसमें तीनों नॉन जीरो है, 3 हो जाएगा। इसमें डेसिमल लगा है तो डेसिमल के बाद वाला ये वाला 0 कंसीडर होगा, 5 हो गया। यहाँ पर देखो लेफ्ट वाला 0 कंसीडर नहीं होगा लेकिन राइट वाला होगा क्योंकि डेसिमल है, तो 4 हो गया। यहाँ पर केजी लिखा है तो राइट वाला 0 कंसीडर किया जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर लेफ्ट वाले 0 कंसीडर नहीं करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक चुपचाप एक संख्या लिखी है, कोई मेजरमेंट नहीं है तो राइट वाला 0 कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। किस तरीके से हम लोग ऑपरेशन करते हैं मैंने उसके बारे में बताया। और आपका 6th और लास्ट टॉपिक है, हालांकि एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेगा लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस इधर उधर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा वर्नियर कैलिपर है और दूसरा हमारा स्क्रू गेज है। वर्नियर कैलिपर एक यंत्र है जिससे हम क्या नाप लेते हैं, लेंथ नाप लेते हैं, डायमीटर नाप लेते हैं और डेप्थ नाप लेते हैं। लंबाई है जैसे इसका देखो डायमीटर नाप रहा है, ये गोल गोल चीज है, इसको यहाँ फंसा रखा है, ठीक है। हमको 2 चीजें निकालनी पड़ती है इसका, सबसे पहले लीस्ट काउंट और एरर। इस इंस्ट्रूमेंट में नापने से पहले, किसी भी चीज को नापने से पहले हमें 2 चीज निकालनी पड़ती है, लीस्ट काउंट क्या है और एरर है कि नहीं है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 1 MSD - 1 VSD। मतलब ये जो मेन स्केल इसका होता है इसके एक खाने का मान, और ये जो वर्नियर स्केल बना हुआ है, जो दूसरा वाला स्केल है इसके ऊपर सरकता है, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। और वर्नियर स्केल के एक खाने की वैल्यू, एक खाने की वैल्यू इसके, एक खाने की वैल्यू इसके, एक डिवीजन की वैल्यू इसके, एक डिवीजन की वैल्यू इसके। इसका एक डिवीजन हमको पहले से पता रहता है मेन स्केल का, इसका एक डिवीजन निकालना होता है तो हमको देखना पड़ता है कि इसके जितने भी खाने, मान लो 10 खाने हैं, 20 खाने, उसमें इसके मेन स्केल के कितने खाने आ रहे हैं। तो यहाँ माना गया है कि मान लेते हैं कि n खाने अगर हम इसके ले लें वर्नियर स्केल के, तो वो मेन स्केल के m खानों के बराबर। तो n खाने m खानों के बराबर, तो एक खाना इस खाने के बराबर। जैसे मान लो 10 खाने 9 खाने के बराबर, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 9 डिवीजन, इसका 10 इसका 9, तो 10 बराबर 9, तो 1 VSD 9/10 हो जाएगा, ठीक। तो आपको n VSD MSD के बराबर है, उससे हमने 1 VSD निकाल लिया। और 1 MSD पहले से पता होता है, एक मेन स्केल डिवीजन पहले से पता होता है, उसमें से हम 1 VSD घटा देते हैं। नहीं पहले से पता है तो आपको डेटा दिया जाएगा, उससे भी आप अंदाजा लगा लोगे। आपको मोर और लेस एक काम करना है कि 1 MSD में से 1 VSD को घटा देना है, यू विल फाइंड द लीस्ट काउंट, ठीक है। अब लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया है, ये देखिए फॉर्मूला निकल के आया है, जहां पर m खाने n खानों या n खाने ये मेन स्केल के खानों की संख्या और ये वर्नियर स्केल के खानों की संख्या जो आपस में कोइंसाइड करती है, ठीक। अच्छा, आप बोलोगे जब हम इसके खानों की संख्या, इनके इसके खाने की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये जबड़े कहाँ होना चाहिए, सटे होने चाहिए, दूर होने चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, जबड़ा सटा हुआ होगा तो भी चलेगा, नहीं सटा हुआ होगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि तो आपको तो ये देखना है ना कि इसके इतने खाने में इसके कितने खाने आ रहे हैं। जब लीस्ट काउंट निकालने के लिए VSD निकालते हैं तो VSD निकालने के लिए सब देखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, लेकिन हमको चाहिए एरर। एरर निकालने के लिए इनको सटाना पड़ेगा, इनके जबड़ों को सटा देना पड़ेगा। और अगर इस वर्नियर स्केल का 0 इसके 0 से मैच कर गया तो फिर कोई एरर नहीं है, और मैच नहीं किया, आगे पीछे गया तो फिर 0 एरर है, मतलब है एरर, इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है। वो कितना एरर है कैसे निकालोगे? जब आप मैच कराओगे तो भाई इस वर्नियर स्केल का मतलब जबड़ा सटा दो,
ये जबरा सटा दो, जबरा जब सटा दोगे तो ये वाला जो 0 होगा वर्नियर स्केल का, मेन स्केल के 0 गया तो सीध में होगा, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। सीध में हुआ तो कोई एरर नहीं, आगे पीछे हुआ तो एरर होगा। अब आगे पीछे अगर हुआ तो एरर कैसे निकालोगे? मान लो जबड़ा सटाए हुए और 0 आगे पीछे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खाना है जो मैच कर रहा है, इसका कोई ना कोई खाना है जो जाके मैच कर रहा है उस सटे हुए जबड़े की कंडीशन में। उस खाने की वैल्यू देख लो, जैसे 5वां खाना मैच कर रहा है, 6वां खाना मैच कर रहा है, जो भी खाना मैच कर रहा है उस खाने को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। लिखा हुआ है ना, जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जाओ को मिला देंगे, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर जाए तो कैलिपर में कोई एरर नहीं होगा। अगर वर्नियर स्केल का 0 मार्क मेन स्केल के 0 मार्क से राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव 0 होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो निगेटिव 0 एरर होगा। Let n division of the vernier scale coincide with main scale, just touch together, then ये लो nवां खाना टच हुआ, जब जबड़ा टच हुआ तब की बात हो रही है, याद रखना। nवां खाना हमारा मेन स्केल का वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड किया, ठीक। तो ये है वर्नियर कैलिपर के 0 एरर की बात। तो पहले हमने लीस्ट काउंट निकाला, फिर उसके बाद हमने 0 एरर निकाला। अब हम नापते कैसे, मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट करने का तरीका सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ फंसा रखा है इस चीज को नापने के लिए, देख रहे हैं ना, फंसा रखा है। तो ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, इसके पहले देखो मेन स्केल की क्या रीडिंग है। जैसे अगर यहाँ पर आप देख पाओ थोड़ा सा तो 2.1 है, तो ये वर्नियर स्केल के 0 से पहले, वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है उसे कहते हैं MSR। क्या कहते हैं? MSR, मेन स्केल रीडिंग। मेजरमेंट लेते समय वर्नियर स्केल के 0 मार्क से पहले मेन स्केल की रीडिंग। अब क्या होगा, इस समय वर्नियर का कोई ना कोई खाना मेन स्केल से मैच कर रहा, कोई ना कोई खाना मेन स्केल से मैच कर रहा होगा, तो उसे वो खाना कहलाएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग, VSR। मतलब जब आपने बॉडी को फंसा रखा है, देखो 0 एरर जब निकालते थे तो बॉडी नहीं फंसी थी, जबड़ा फंसा, जबड़ा टच था। अभी जबड़ा टच नहीं है, तो वर्नियर स्केल का कोई ना कोई खाना कोइंसाइड कर रहा होगा। तो जो कोइंसाइडिंग करेगा तो वर्नियर स्केल का खाना इनटू में लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मेन स्केल की रीडिंग हम लिख देंगे। मेन स्केल की रीडिंग हमने निकाली, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाली और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, और 0 एरर को घटा दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो नाप ली जाएगी। जैसे मुझे क्या करना था, मुझे इस ऑब्जेक्ट को फंसाना था, मेन स्केल रीडिंग देखना था, वर्नियर स्केल का कौन सा मैच किया वो देखना है, और बस सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देना है। वर्नियर कैलिपर। एक और इंस्ट्रूमेंट हम देख लेते हैं, स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज में क्या चीज होती है? देखिए, स्क्रू गेज में मेनली 2 चीजें होती हैं, राइट। मेनली 2 चीजें होती हैं। एक तो ये स्टड होता है, इसके स्टड कह रहा हूं, एक मेन स्केल होती है और एक ये सर्कुलर स्केल होती है, ठीक है। और यहां पर ऐसे एक यू टाइप का लगा रहता है और हम यहां पर से इसको घुमाते हैं और ये आगे पीछे होता है। इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। इसमें कई खाने बने होते हैं और ये मेन स्केल पे इस तरीके से रीडिंग बनी होती है और यहां पर एक लाइन खींची होती है, ठीक बात है। ये लाइन रेफरेंस लाइन कहलाती है। जब हम यहां से एक स्ट्रक्चर होता है रैचेट, उसको घुमाते हैं तो ये रॉड आगे पीछे जाती है, ठीक बात है। जितना एक चक्कर घुमाने में जितना आगे पीछे जाती है उसे पिच कहते हैं, उसे पिच कहते हैं, ठीक बात है। तो कैसे हम इसको निकालते हैं? हम कई बार घुमाते हैं, 10 बार घुमाया तो देखा कुछ आगे पीछे गया, जितना आगे पीछे गया वो निकाल लिया, और कितना बार घुमाया वो उससे डिवाइड कर दिया, तो अपने आप पिच निकल आया। लीस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है पिच बाई में नंबर ऑफ डिवीजन। जो पिच है और ये सर्कुलर स्केल पे कितने खाने बने हुए हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारे पास लीस्ट काउंट निकल के आता है। नीट में सवाल जो पूछा गया वो इसी फॉर्मूले से कई बार पूछा गया। आपको पिच दे दिया, लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट निकाला, पिच निकालना, नंबर ऑफ डिवीजन, इस तरीके से होता है। स्क्रू गेज में एरर क्या हो सकता है? एक तो बैकलैश एरर होता है। बैकलैश एरर का मतलब ये होता है
कि कई बार हम रेचेट घुमाते हैं लेकिन ये आगे पीछे नहीं जाता, दूसरे लफ्जों में कह लीजिए चूड़ी मिस हो जाती है, ऐसा समझ लो। तो वहां पर हमको प्रॉपर ग्रीजिंग ऑयलिंग करके रखनी पड़ती है तो सही रहता है। एक और जीरो एरर होता है, अगेन हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे पूरी तरीके से, यहाँ पर एक स्टड लगा होता है, एक फिक्स स्पिंडल लगे होते हैं। जब ये टच हो जाता है और अगर मेन इस सर्कुलर स्केल का जीरो इस रेफरेंस लाइन के सीधे में आ जाए तो हम कहेंगे जीरो एरर नहीं है। अगर इसका जीरो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो हम कहेंगे कि जीरो एरर है। और जीरो एरर कितना है ये निकालने का तरीका देख लो, कितने खाने ऊपर गया या कितने खाने नीचे गया। देख लो कितने खाने ऊपर चला गया या कितने खाने नीचे चला गया। जितने खाने ऊपर और नीचे जाए उसका मल्टीप्लाई n से कर दीजिए, जीरो एरर अपने आप आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो एंड अबव द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल एंड एलसी, कितना ऊपर गया या कितना गया। जब पूरा इसमें सटा दोगे तब की बात कर रहे हैं, बिना कोई ऑब्जेक्ट लगाए। ठीक, लिखा हुआ है जब स्क्रू गेज की रॉड और स्टड को मिलाया जाएगा सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करेगा तो जीरो एरर नहीं होगा, और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अगर नीचे होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, ऊपर होगा तो निगेटिव जीरो एरर होगा। ठीक बात है। और मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए तरीका ये होता है कि आप क्या करोगे कि इन दोनों के बीच में उस बॉडी को फंसा दिया, मान लीजिए मैंने इसको फंसा दिया, तो जब फंस जाएगा तो जो सर्कुलर स्केल होगा, कुछ मेन स्केल आपको बिना ढका हुआ दिख रहा होगा, खुला हुआ दिखेगा। तो जितना मेन स्केल खुला हुआ दिखता है उसको मेन स्केल की रीडिंग कहते हैं। और सर्कुलर स्केल का कोई ना कोई खाना रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा होगा, रेफरेंस लाइन के से कोइंसाइड कर रहा होगा, उसको सीएसआर कहते हैं। जो मेन स्केल दिखता है एमएसआर, और जो खाना मैच करता है सर्कुलर स्केल का उसको कहते हैं सीएसआर। तो मेजर्ड वैल्यू लिखने का तरीका है, जो एमएसआर निकाले हो एलसी को सीएसआर से मल्टीप्लाई कर दो और जीरो एरर घटा दो, आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी मेजर्ड वैल्यू निकालनी हो तो साइन ऑफ जीरो एरर जरूर रखें, यानी जीरो एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखें, निगेटिव है तो निगेटिव रखें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहां तक मैंने आपसे सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। कुल 6 टॉपिक ऐसे थे जो पहले चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन थे और जिनसे हमको क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगवा देता हूं जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इन क्वेश्चन को फटाफट देख लेंगे तो इससे आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा। ठीक बात है, स्टार्ट करता हूं मैं पहले क्वेश्चन से। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द मैक्सिमम एरर इन द, अच्छा ये सारे क्वेश्चन है कहाँ के, ये भी आप जान लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए PYQ के क्वेश्चन से, कुछ इसमें NCERT के बुक के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को मैंने मिक्स करके लिया है, यानी मैंने जो क्वेश्चन लिया है उस वैरायटी के क्वेश्चन आने की संभावना है, उम्मीद है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक बात है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन ले लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर 1%, 2% एंड 3%। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, हमको चांस नहीं होता है दोबारा क्वेश्चन करने का, इसीलिए हर चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि भाई सबसे पहले इसने रेजिस्टेंस का परसेंटेज दिया है, फिर करंट का, फिर टाइम का। ये ध्यान रखिएगा, आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हमसे हीट का पूछ रहा है, आपने हीट का पढ़ा ही होगा, फॉर्मूला होता है I² RT, और यहां मल्टीप्लीकेशन है और हमें चाहिए परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन H बराबर में क्या होगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन I प्लस परसेंटेज एरर इन R प्लस परसेंटेज एरर इन T। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन I में परसेंटेज एरर कितना है, 2% है, R का कितना है, 1% है, और T का 3% है। तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8% आंसर आएगा। 8% इज द एरर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, काफी आते हैं, तो बहुत आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत ही ये मतलब ब्लॉकबस्टर टाइप का चीज है, इसमें आपको कम मेहनत में और 3 क्वेश्चन आपके मिल जाने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है इफ z इज इक्वल टू a² b² प्लस बाई में c की पावर 4 देन द रिलेटिव एरर इन z
देखिए यहां पर क्या है कि पावर लगा करके हमको रेशियो निकालना है, राइट, पावर लगा करके रेशियो का लिखा हुआ है। तो यहां पर कुछ नहीं होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है तो हमारे पास रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर आता है। यहां पर रिलेटिव एरर के बात में लिखा हुआ है तो हमको रिलेटिव एरर ही चाहिए, हमको रिलेटिव एरर चाहिए z का, ठीक बात है, रिलेटिव एरर चाहिए। तो जितना जितना पावर होगा उसको शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर लिखा है तो 2a हो जाएगा, यहाँ b क्यूब होना चाहिए था, b क्यूब है तो 3b हो गया, और c की पावर 4 है तो 4b हो गया। a स्क्वायर b क्यूब और c की पावर 4 है, तो जहां पर क्यूब है वहां 3 हो जाएगा और जहां पर 4 है वहां 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि दो रजिस्टर्स हैं जिनमें देखो ये रेजिस्टेंस देता है, ये उसका एब्सोल्यूट एरर, रेजिस्टेंस और एब्सोल्यूट एरर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, 1/Rp इज इक्वल टू में 1/R1 बाई में 1/R2, ठीक बात है। तो अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो लिख सकते हैं, बहुत आसान, कैसे, 1/Rp क्या आएगा बताइए, 1/R1 यानी 1/4 प्लस 1/4, ये करोगे 1/Rp 1/2 हो जाएगा, ठीक बात है। तो Rp 2 के बराबर है, ठीक, Rp 2 ओम के बराबर आ जाएगा, ठीक बात है। तो 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, ये तो समझना। एरर कैसे निकाला जाए, देखिए इसके लिए ना एक एनसीईआरटी में सीधे एरर फॉर्मूला लिखा हुआ है, और चाहे तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप कहेंगे जी डिफरेंशियल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो यहां पर Rp -1 हो जाएगा इज इक्वल टू R1 -1 हो जाएगा प्लस में R2 -1 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते चले जाते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे, -1 R की पावर -2 dRp, ठीक, बराबर में माइनस, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में इसका लिखते हैं, क्योंकि इस तरह का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसका एरर फॉर्मूला हम नहीं लिखते। अंततः अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा आता है तो डेल्टा Rp बाई में Rp का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई में R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई में R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला चलेगा। तो डेल्टा Rp कितना है, या डेल्टा Rp निकालना है अपने को, राइट, Rp कितना है 2 ओम है, डेल्टा R1 कितना है 0.4 है, और यहां पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहां भी 0.4 है और यहां 16 हो गया। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं बात को, तो डेल्टा Rp बाई 2 बराबर, तो 16 एलसीएम हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8 बाई 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, डेल्टा Rp 0.1 आ जाएगा। तो Rp 2 ओम आ गया और डेल्टा Rp 0.1 आ गया, तो 2 और 0.1 के हिसाब से बन जाएगा, ठीक बात है, 2 और 0.1 ही आएगा ना, ये 0.3 आ जाएगा। Rp का स्क्वायर यहाँ 4 आएगा, आई एम सॉरी माई मिस्टेक, 4 आएगा ना, 4 है, तो 4 चौके 16, ठीक है। डेल्टा Rp बाई में Rp का स्क्वायर और डेल्टा डेल्टा Rp बाई में डेल्टा Rp बाई में डेल्टा R1 बाई में R1 का स्क्वायर, ठीक है, और डेल्टा R2 बाई में R2 का स्क्वायर, हाँ तो 0.2% आना चाहिए, ठीक है, 0.2 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 0.2 ही होगा, कोई जहां पर भी 2 प्लस माइनस 0.2 आएगा, 2 प्लस माइनस 0.2 आएगा, ठीक है, तो सिंपल है, राइट। यही फॉर्मूला आप सीधे सीधे लगा दो, 0.2 आएगा, 0.3 लिखा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है
का फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 observable A, B, C and D as this. The percentage error of the measurement of A, B, C, D are this. A, B, C, D में आपको परसेंटेज एरर दे रखा है, आपको टोटल परसेंटेज एरर बताना है कि कितना आने वाला है, ठीक है। B में 2/3 पावर है और अंडर रूट सी और डी, अंडर रूट सी ये डी क्यूब के ऊपर सी नहीं होगा, अंडर रूट सी और डी क्यूब होगा। तो हमें मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं सही से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर 2/3 a स्क्वायर b की पावर 2/3 बाई में अंडर रूट सी इंटू डी क्यूब, अंडर रूट सी इंटू में डी क्यूब। अच्छा, अंडर रूट सी अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, c की पावर हाफ लिख सकते हो, सिंपल है। तो परसेंटेज एरर ही तो चाहिए z में, चलो तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस में 2/3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस में हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, ठीक है। तो ए का परसेंटेज एरर बी का सबका लिख दिया है, चलो 2 इंटू ए का कितना है 2% है, 2/3 बी का कितना है, बी का 1.5 है, हाफ ऑफ सी का कितना है 4 है और डी का कितना है 2.5 2.5, ठीक। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 0.5 5 दूना 3 5 15 ये 1 आ जाएगा 1%, प्लस में 2 दूना 4% और प्लस में 3 दूना 6 3 5 15 3 दूना 6 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आपके पास जो बनेगा वो 14.5% बन जाएगा अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो, ठीक है। क्लियर, तो 14.5% यहाँ पर आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum is being used to determine the value of gravitational acceleration at a certain place. The length of pendulum is 25 cm and a stopwatch with resolution 25 सेंटीमीटर की लेंथ है और स्टॉप वॉच का रेजोल्यूशन 1 सेकेंड का है। तो टाइम टेकन 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड, 40 ऑसिलेशन में 50 सेकेंड लगा। तो एक्यूरेसी इन जी चाहिए। अब देखो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि हमको कितना हम एरर से के करीब है, यानी हमको एरर चाहिए, एरर के कहना एक्यूरेसी के करीब है, यानी एरर कितना है, डिफरेंस कितना है, तो एरर ही चाहिए आपको, राइट। तो एरर कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड का फार्मूला आपको याद होगा पेंडुलम का, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक बात है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हमको चाहिए g का, तो यहां से t स्क्वायर बराबर में 4 पाई स्क्वायर इंटू में एल बाई जी होगा। तो g बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो मुझे परसेंटेज एरर इन g चाहिए, तो परसेंटेज एरर इन L प्लस में 2 इंटू परसेंटेज एरर इन T चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा L में कैसे परसेंटेज एरर निकालेंगे, 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और स्टॉप वॉच जो हमने लिया है वो कितने सेकंड का लिया है, 1 सेकंड रेजोल्यूशन का हमने स्टॉप वॉच उठा लिया है। ठीक बात है, तो इट्स क्वाइट इजी। देखते हैं, देखिए यहां पर हमको डेल्टा एल नहीं दे रखा, लंबाई 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर इन्होंने कुछ दे ही नहीं रखा है कि भाई उसमें कितना एरर है। अगर मुझे परसेंटेज एल का चाहिए तो मुझे डेल्टा एल बाई एल इंटू में 100 करना पड़ेगा, और डेल्टा एल इन्होंने दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है। तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर मानूंगा। किसको, लीस्ट काउंट को। तो इस यंत्र में देखोगे तो दशमलव के एक डेसिमल के बाद तक नापा जा रहा है, यानी इसका लीस्ट काउंट 0.1 है। तो 0.1 बाई में 25 इंटू में 100, 25 चौके 100, यह आ गया 0.4%। सबसे पहले एल का परसेंट एरर आ गया 0.4, और मुझे टी का परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू में 100 करते हैं, डेल्टा टी बाई टी इंटू में 100 करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन है, इसका मतलब
जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड का है और नापा कितना गया है 50 सेकंड। तो 1 सेकंड बाई 50 सेकंड इंटू में 100 बराबर ये आ जाएगा 2%। अब आप मुझे कहोगे यार एक बात बताइए, आपने 50 सेकंड में एरर निकाला है, 50 सेकंड में एरर निकाला है और रखना हमको टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर है, तो जितना 50 सेकंड में परसेंटेज एरर करेगा ये उतना ही टाइम पीरियड में भी कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एल का परसेंटेज एरर 0.4 आ गया और यहां 2 गुणे 2 यानी 2 इंटू 2 4.4% आएगा। ठीक है, 4.4% आपका आंसर बैठेगा जो कि सिंपल पेंडुलम में एरर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अल्फा, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया देखिए क्या होता है, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर रिलेटिव एरर की बात करोगे तो डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू होगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, डेल्टा एस बाई एस जो यहां पर आपके पास आ रहा है मेरे भाइयों बहनों, उन्होंने कह दिया अल्फा है, तो 2 इंटू में डेल्टा आर बाई आर आ गया, तो डेल्टा आर बाई आर कितना आ गया, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू अल्फा बाई में 2। ठीक, हमको वॉल्यूम का रिलेटिव एरर चाहिए। देखिए याद रखिए रिलेटिव एरर और डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम चाहिए। तो रिलेटिव एरर इसका क्या लिखोगे, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब डेल्टा वी बाई वी हमको चाहिए 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर क्या है अल्फा बाई 2, तो 3 अल्फा बाई 2 इज द आंसर जो कि रिलेटिव एरर आएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा मैं सवाल में तेजी कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में करा सकूं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ऑफ पी क्यू आर, सेम क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, पी में क्यू में आर में एस में दे रखा है और ए में हमसे पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो चलो ए का परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 3 इंटू पी का परसेंटेज एरर, 3 इंटू पी का परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर डायरेक्ट पूछ रहा है ना, तो 3 पी का कितना है 0.5 प्लस 2 इंटू क्यू का, 2 इंटू क्यू, क्यू का कितना है 1%, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, हाफ इंटू आर का कितना है 3% ना, तो हाफ ऑफ 3% प्लस में 1.5% एस का, तो 1.5% ये हो गया, तो ये 2 1.5 हुआ, 1.5 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 और 1 6, 6.5%, 6.5%, सिंपल है 6.5%। ठीक है, तो यहां 6.5% आपका एरर आ गया। ऑलराइट, एनी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी पी है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है बाय द रिलेशन ए की पावर हाफ बी स्क्वायर सी क्यूब डी की पावर -2, ए की पावर हाफ बी स्क्वायर सी क्यूब और डी की पावर -4। और आपसे फिर वही बात है कि रिलेटिव एरर ऑफ ए, रिलेटिव क्या परसेंटेज एरर है 2135 ABCD में 2135, तो आपको बताना है रिलेटिव परसेंटेज एरर ही, मतलब रिलेटिव एरर लिखा हुआ है, बताना आपको परसेंटेज में ही। अब जरा गौर करिएगा। ठीक है, यहां पर जब आपको बताना होगा तो कैसे, देखो पावर चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, जब आप एरर फॉर्मूला लेते हो तो उसमें प्लस ही आता है। तो सबसे पहले ए वाले में क्या आएगा, हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए कितना है 2%, फिर 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, बी में कितना है 1% है। ठीक है, प्लस सी में 3% है, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 4 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो 1 आया, 2 1 3 और 9 और 3 12, 12 और 20 32%, राइट, 32% इज द आंसर। राइट, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, कहता है
रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग, मतलब रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है किसी वायर का बाय ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इट। इफ द परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज 3% देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, भाई आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा, आर बराबर वी बाई आई। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर इन आर होगा तो परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई आ जाएगा। तो v का परसेंटेज एरर 3% होगा और i का भी 3% होगा, तो i 6% एरर आ गया, तो 6% इज द एरर। ठीक बात है, इट्स नॉट, ओहो सरक गया, इट इज नॉट अ बिग डील, 6% का एरर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी बाई में वॉल्यूम, एनर्जी बाई में वॉल्यूम। तो एनर्जी का होता है ml2t-2 और वॉल्यूम का होता है L3। एनर्जी डेंसिटी का आता है ml-1t-2। कहता है वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट, k इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर। याद रखिएगा यहाँ t टाइम नहीं है, t टेम्परेचर है। द डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशन पूछिए। एक बात बताइए, साइन के साथ जो कुछ लिखा होता है सब डायमेंशनलेस होता है, तो u का डायमेंशन अल्फा बाई बीटा के बराबर है, और हमसे किसका पूछ रहा है, बीटा का पूछ रहा है, तो बीटा का अल्फा बाई यू के बराबर होगा। तो अल्फा का पता नहीं है, यू का पता है, यू का ये यू का है, यू का पता हो जाए तो मेरा अल्फा का पता हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक बात है, यू का हमको पहले से पता है। अल्फा कैसे निकालें, साइन के आगे जो लिखा होता है डायमेंशनलेस होता है, अल्फा एक्स बाई में के टी डायमेंशनलेस आ जाएगा। ये डायमेंशनलेस तभी आ सकते हैं जब अल्फा एक्स का डायमेंशन के टी के बराबर। के टी का मतलब के थीटा भी कह सकते हो। आपको याद होगा एनर्जी का एक फॉर्मूला आता था 3/2 के थीटा, याद करिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। तो के थीटा वही होगा जो एनर्जी का हो जाएगा। तो एनर्जी का क्या होता है ml2t-2, और यहाँ अल्फा इंटू में एल हो जाएगा, एल से एल काट दो, अल्फा का हो जाएगा ml-t-2। ठीक, चाहो तो उठा करके यहाँ पुट कर दो। बीटा का मुझे बताना है, अल्फा का आएगा ml-t-2 और यू का क्या आ जाएगा बताओ, ml-1 t-2। mm कैंसिल हो गया, L2 हो गया और t L2 ही आएगा। तो m0 L2 t0, ये आंसर हो जाएगा m0 L2 t0। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द वंडर वाल इक्वेशन p प्लस a by v स्क्वायर into v minus b is equal to RT, p is the pressure, v is the volume, the ratio, not ration, ration तो मोदी जी देते हैं। रेशियो ऑफ कांस्टेंट a by b is dimensionally equal to, कितने के इक्वल टू होगा a by b का। अच्छा एक बात बताओ, p प्लस a by v स्क्वायर, इसका मतलब p का और a by v स्क्वायर का डायमेंशन सेम, p का और b का और v का सेम होगा, b का और v का। क्यों? क्योंकि v के साथ b को घटाया गया, वही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनका डायमेंशन सेम होता है। अब भाइयों और बहनों, अगर मैं इसको भाग दे दूं a बाई वी स्क्वायर बाई में b कर दूं तो मेरे सामने p बाई वी आएगा। एक v से v चला जाएगा, a बाई b का डायमेंशन pv के बराबर आएगा। इसमें आंसर है c। ठीक, तो बहुत सिंपल है, कोई टफ वाली बात आपके सामने नहीं डाली गई है। यहाँ पर कॉलम मैच कराना है मेरे भाइयों बहनों, आइए कॉलम मैच कराते हैं, थोड़ा सा आनंद हो जाएगा हमको। प्लैंक कांस्टेंट का वही आता है जो एंगुलर मोमेंटम का आता है, ml2t-1। याद होगा तो भक से कर लोगे। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, ml2t-1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W by Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और Q बराबर होता है IT। तो ml2t-2 बाई में I रहने दो और T रहने दो, T का T होता है, ये हो जाएगा ml2t-3 I-1। तो ये हो गया इसका। तो फिर इसका तो लीनियर मोमेंटम का तो पहला वाला हो गया। ठीक है, देखो अगर हमको याद है डायमेंशन फॉर्मूला तो कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है कि याद है, हम धड़ धड़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वांटिटी एक्स वाई फलाना जेड दे रखा है, ये L बाई CR है, डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड का क्या है। भाई देखिए एक्स क्या है, ये है,
इसका डायमेंशन LT-1 होता है, इसको याद होना चाहिए। E/B का भी डायमेंशन LT-1 होता है, याद होना चाहिए। ये L का डायमेंशन L होगा, CR का T होता है, ये आ जाएगा LT-1, यानी तीनों का डायमेंशन सेम है, यानी XYZ हैव द सेम डायमेंशन। अब देखो ये वाला मैंने स्पेशल टर्म में आपको बताया था, अगर याद होगा तो दर्द कर जाओगे, नहीं तो फिर E का B का निकालने में टाइम लगाओगे, you will waste your time, right? Next question. चलिए हमारे पास में अगला सवाल है, और हमारे पास अगले सवाल में कहता है x = 5yz स्क्वायर, ठीक है, जहां पर डायमेंशंस x और z का कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड है, तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, x बराबर अगर 5yz स्क्वायर है तो y का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, x बाई में z स्क्वायर का, 5 का तो कुछ होता नहीं है। अब x का डायमेंशन जिसको याद होगा वो फट से लिख देगा m-1 l-2 और T4a2 ये कैपेसिटेंस का होता है, ना याद हो तो Q/B से निकाल सकते हो। और नीचे कौन है, Z है, Z का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो बहुत आसान है, ML कुछ, अगर मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो F बराबर ILB से भी निकाल सकते हो। तो B बराबर क्या हो जाएगा, F क्या होता है MLT-2 बाई में I का A होता है, या जो भी कर लो A, और L का L होता है, तो L से L चला जाता है, तो MT-2 और A-1, MT-2 और A-1, इसका हम A-1, इसका हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो A⁴ वाला B वाला आंसर आएगा, M-3 L-2 T⁴ और A⁴। कुछ करना नहीं है इसमें ना, कोई ऐसा याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप ऑन स्पॉट इसको निकाल लो। आगे बढ़ते हैं। According to Newton's law, viscous force acting on this where eta is called as coefficient of viscosity, then formula of eta। अब eta का निकालना है तो LHS का RHS के बराबर होना चाहिए। फोर्स का क्या होता है बताइए, MLT-2 होता है। eta का निकालना है, एरिया का L2 होता है, dV का LT-1 होगा, नीचे क्या है, Z है, dZ क्या है, दूरी है, ग्रेडियंट है ना, वेलोसिटी, तो दूरी का L आता है, L से L चला गया और एक L से एक L चला गया, तो eta का हो जाएगा, L जाएगा तो L-1 बन जाएगा, ML-1 T-1। दिस इज द आंसर, ML-1 T-1 कोई है, डी आंसर। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, घिसा पिटा है, लेकिन चूंकि आया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतने वाहियात क्वेश्चन भी आया करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मास इज suspended spring constant is given as the relation F(a)m(k)x। A is dimensionless constant, the value of x and y। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। F है a m की पावर x और k की पावर y। अगर आपको x y की पावर चाहिए तो आपके पास में x और y की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास दो तरीके, एक तो आप हर x y की वैल्यू रखो और LHS RHS का डायमेंशन सेम कर लो, दूसरा आप पूरी इक्वेशन बना करके सॉल्व करो। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का क्या आता है, m0 L0 T-1। a का कुछ होगा नहीं, m मास है यहाँ, तो m की पावर हो गया x, और k क्या है यहाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का MT-2 आता, अगर आप जानते हो तो, की पावर y है, तो यहां से m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर -1, m की पावर x प्लस y बनता है, और L की पावर ही नहीं आ रहा तो T की पावर -2 आ रहा है, सॉरी 2y आ रहा है। ठीक, तो यहां पर x प्लस y बराबर 0 है और -2y बराबर -1 है, तो y बराबर हाफ हो गया, और y बराबर हाफ है तो x बराबर -हाफ है, तो x बराबर -हाफ, y बराबर हाफ। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे कर लो, या तो फिर हर एक वैल्यू को पुट करके रख दो, जहां लगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों फालतू का लफड़े में पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक सर्टेन बॉडी है जिसका वेट फला है, हैज मेजर्ड वॉल्यूम इज दिस, द पॉसिबल एरर इन द मेजर्ड मास एंड वॉल्यूम आर दिस एंड दिस। तो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हमको परसेंटेज एरर चाहिए, यानी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बराबर परसेंटेज एरर इन मास
प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर इन मास कैसे निकलता है, डेल्टा m बाई m इंटू में 100, और परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैसे निकलता है, डेल्टा v बाई v इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा m का क्या गेम दे रखा है, ये एरर दे रखा है 0.01 बाई में 22.42 इंटू में 100, प्लस में डेल्टा v कितना है 0.1 cc है, और v कितना है 4.7 है इंटू में 100। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक बात है, तो वेरी सिंपल है, 2% के आसपास इसको आना चाहिए, 4 दूना 8, 2%। ठीक है, 2% इज द आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई और बहनों। एक ट्रपेंटाइन ऑयल है, फ्लो कर रहा है एक ट्यूब के थ्रू, जिसकी लंबाई L है, रेडियस R है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द P, द विस्कोसिटी ऑफ द कॉइल इज दिस, वेयर V इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। अब तो देखो हमारे पास अगर विस्कोसिटी दिया हुआ है तो फॉर्मूला कोई भी हो, डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है और हमको विस्कोसिटी का याद ही है, तो हम क्यों जाए लफड़े में पढ़ने के लिए, सीधे सीधे ना लिख दिया ml - 1 t - 1, चाहो तो निकाल भी लोगे, अंतर आने वाला वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखाया ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कई बार हमको क्वेश्चन करते समय चालाकियां भी बरतनी चाहिए। इक्वेशन दिया जा रहा है वेयर पी इज प्रेशर, ए बी कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ ए का डायमेंशन किसके बराबर, भाई पी का डायमेंशन ए बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए का डायमेंशन पी वी स्क्वायर के बराबर। पी प्रेशर होता है, पी का डायमेंशन होता है ml - 1 t - 2, और वी स्क्वायर यानी वॉल्यूम का स्क्वायर L की पावर 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा ml 5 t की पावर -2। ठीक बात है, ml 5 t की पावर -2। क्लियर, चलिए ये समझ में आ गया आपके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है वेलोसिटी दी गई है इस तरीके से, ABC कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ ABC। जरा गौर करिएगा, T के साथ C को जोड़ा जा रहा है। देखिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो आपका दिमाग हिट करेगा। ठीक, तो फट से कि T को C के साथ जोड़ा जा रहा है, नहीं C का डायमेंशन T के बराबर होगा। अच्छा, AT के साथ कुछ गड़बड़, AT के साथ इस पूरे को जोड़ा जा रहा है, और इस ये आ रहा है, तो जो AT का डायमेंशन वही V का, तो AT का V के बराबर आ गया। AT का T होता है, V का LT - 1 होता है, आप निकालोगे तो LT - 2 आ जाएगा। तो A का LT - 2 आ गया, C का T आ गया। अब हमको B का निकालना है, तो V बराबर V का डायमेंशन B अपॉन T प्लस C का डायमेंशन V के बराबर होगा। तो B का हमको निकालना है, T का भी T होगा, C का भी T है, जोड़ोगे तो TN आएगा, इसका क्या आएगा LT - 1 हो जाएगा, B का L आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टूडेंट है जो मेजर कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवर्स इन, इसमें बता दिया ना मैंने डायमेंशन ABC का, A का LT - 2 आएगा, B का L आएगा। A student measures the distance traveled in free fall body initially at rest is given by the given time. He uses the data of estimation of G and acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement is E1 and E2 respectively, then percentage error in the gravitation. देखिए जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ GT स्क्वायर। परसेंटेज एरर दूरी में और टाइम में E1 और E2 है, तो G में बताना है। परसेंटेज एरर है E1 E2, याद रखिएगा। तो G में क्या हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा 2S बाई में T स्क्वायर। अब यहां पर परसेंटेज एरर इन G बराबर में होगा परसेंटेज एरर इन S प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन T। यही तो होगा। दूरी में परसेंटेज एरर कितना है, E1 है, और टाइम में परसेंटेज एरर E2 है। ध्यान देखना, पहले डिस्टेंस लिखा फिर टाइम लिखा, तो 2E2 हो गया। ठीक बात है, तो E1 प्लस 2E2 या 2E2 प्लस E1, दैट इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो पहले हम लोग में पूछा जा रहा था। ABCD का परसेंटेज एरर दे रखा है, P का पूछ रहा है, तो A का क्यूब लगा हुआ है, यानी 3 इंटू A का 1% हो गया। B स्क्वायर लगा हुआ है 2 इंटू 2% प्लस C का परसेंटेज एरर 3% है,
और डी का परसेंटेज एरर 4% है, तो जोड़ लो 4 3 7 4 11 और 3 14 14% आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास एंड लेंथ ऑफ द साइड। इफ द मैक्सिमम एरर ऑफ द मेजरमेंट मास एंड लेंथ, ये मास का परसेंटेज एरर है और ये लेंथ का है, तो मैक्सिमम एरर इन द मेजर ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम की बात करते हो तो वो एल क्यूब के बराबर आता है। तो अगर मुझे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रो डेंसिटी चाहिए तो होगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एम प्लस 3 इंटू मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एल। तो परसेंटेज एरर इन मास कितना है 3%, और लेंथ में कितना परसेंट का एरर है 2% का एरर है, तो 3 दूना 6 और 3 हो गया 9%, 9% का एरर। तो आंसर इज 9% का एरर है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, आई होप। यहां पर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल है, ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन हो गया, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन कभी कभी बहुत बेकार भी आता है। मास में और v में दे रखा है, मास में कितना 2% का एरर है, v में आपको दे रखा है 3% का एरर, तो 2 इंटू 3 हो गया, 3 दूना 6 तो 8% हो गया, ठीक, सिंपल है। एरिया दे रखा है, लेंथ इतनी ही, ब्रेड्थ इतनी है, तो राउंडिंग ऑफ करने पर सिग्निफिकेंट एरिया होता क्या है रेक्टेंगुलर का, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू, लेंथ हमको दे रखा है 55.3 मीटर, और चौड़ाई कितना दे रखा है 25 मीटर। करो पहले, ठीक, और ये हमारा आता है 1382.5 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा सिग्निफिकेंट डिजिट पे ध्यान देना। अब चलो रूल लगेगा, यहां क्या हुआ, क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। जब मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहां 2 हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको राउंड ऑफ करते चले जाओगे, 2 डिजिट बचोगे, तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। 1382 और 13 राउंड ऑफ नहीं होते। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप एक काम करो, सीधे दशमलव खिसका के पहुंचा दो लास्ट में, 1.3825 इंटू 10 की पावर 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने, क्योंकि यहां 3 थे यहां 2 थे, तो मुझे 2 करने। इस पावर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये पावर हमारे इस मेन जो रिजल्ट आया है उस पर असर नहीं डालेगा। तो 5 है 2 का कुछ नहीं होगा, 2 है 8 का कुछ नहीं होगा, 8 है 3 का 4 हो जाएगा, तो 1.4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर आया। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, पर ऐसा कोई आंसर। अच्छा, 1.4 को अगर मैं 14 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर लिख दूं तो ये आंसर है यहां पर। तो कभी कभी क्या है कि आप आंसर निकाल लोगे, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। ये तो डायमेंशन सीधे सीधे 1/√, जिसका पूछ रहा है वो 80-1 होता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया पहले, तो बकवास सवाल था। अब कहता है FAT आर द डायमेंशन चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आपको करना क्या है, देखो, एक तरीका यह है कि एनर्जी के बराबर जिसका डायमेंशन आ जाए वो आंसर, एक तरीका ये, या फिर एक तरीका ये है एनर्जी को FAT की भाषा में लिखो, वो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, काम करो, जो आपकी मर्जी है आप कर सकते हो, राइट। अब एग्जामिनेशन में क्या है कि अगर आप इक्वेशन बना करके सॉल्व करने के बारे में सोचोगे तो आपसे गलती होने का चांस है। मैं आपको सजेशन करूंगा सीधे ऑप्शन चेक करिए। आइए, F यानी mLT-2, एक्सेलरेशन की पावर -1, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, याद रखिएगा, A का LT-2 होता है, यहाँ एक्सेलरेशन है, उसका पावर -1 करोगे तो हो जाएगा L-1 T की पावर 2, -1 का मल्टीप्लाई कर दो ना, और इंटू में T, देखो क्या बना, T-2 T में चला गया, L-1 गया, MT बचा, ये तो नहीं होगा, तो पहला आंसर नहीं है। दूसरा FAT, FAT में देखो F क्या है mLT-2, एक आएगा LT-2 और T का T आएगा, नहीं आ सकता, यहां पर कटेगा ही नहीं। तीसरा आएगा FAT स्क्वेयर, तो F क्या है mLT-2, एरिया एक्सेलरेशन का आएगा LT-2 और T स्क्वायर, तो T स्क्वायर जब करोगे तो T स्क्वायर से T स्क्वायर चला गया एक, तो बचा क्या mL2 T-2। ओह, ये एनर्जी का आ गया, यानी यही आंसर है।
यही आंसर। ठीक, तो ये तरीका है, इसमें क्या है कि आपसे गलती होने का चांसेस नहीं होगा, आप सही करोगे। ठीक है, टाइम उतना ही लगेगा, ऐसा मत समझिए कि टाइम को बचाने का तरीका बता रहा हूं मैं। If x is equal to 80 plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometer while time is second, then the unit of b। देखो सेम यूनिट की चीजें या सेम डायमेंशन की चीजें जोड़ी या घटाई जाती है, जो इसकी यूनिट आएगी वही इसकी यूनिट आएगी, वही इसकी यूनिट आएगी, यानी बीटी स्क्वायर की यूनिट किसके बराबर आएगी, x के बराबर आएगी। हमको b की यूनिट बतानी है, वो x बाई टी स्क्वायर के बराबर आएगी। x की किलोमीटर है और इसकी सेकंड का स्क्वायर है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो भाई बहनों इसी के साथ ये वन शॉट वीडियो यहां पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने सजेशन दें, अपने सुझाव दें कि और क्या आप इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस वीडियो के जरिए इस पूरे चैप्टर को समेट के रख दे। जितनी भी चीजें आपके सामने हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं लगभग उसमें सारे क्वेश्चंस की वैरायटी कवर कर दी। कुछ छूटे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारा ही कुछ आया होगा, लेकिन 80-90% आपका पूरा कंक्लूजन स्ट्रांग हो जाएगा। राइट, तो अगले वीडियो मिलेंगे वन शॉट वीडियो के, और फिर मुलाकात होगी आपसे। अपने सीट पर जमकर बैठी, पढ़ाई का मौसम बदलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।